फिर बढ़ेगा लॉकडाउन। 31 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन 4 से पहले मोदी और शाह के बीच महामंथन। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से मिले फीडबैक के बारे में पीएम मोदी को दी जानकारी। कई राज्य चाहते हैं कि अधिक आर्थिक आज़ादी मिले और लॉकडाउन बढ़े। देश में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 7,466 नए केस सामने आए। 175 लोगों की मौत की खबर। हरियाणा ने दिल्ली के साथ सीमा फिर से सील की। प्रवासी मजदूरों के लिए योगी सरकार की बड़ी मुहिम। औद्योगिक संस्थानों के साथ करार से 11.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। जल्द से जल्द बुनियादी सुविधाएं देने का भी प्रयास। उधर रेलवे की एक बेदर्द अपील कि महिलाएं और बच्चे न सफर करें श्रमिक ट्रेनों से। लॉकडाउन तोड़कर काफिले के साथ निकले तेजस्वी को पुलिस ने रोका। तिहरे हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे गोपालगंज। आरजेडी नेता ने कहा कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच राहुल गांधी का बयान। चुप्पी से अटकलों को मिल रहा है बल। मामले में स्थिति साफ करे मोदी सरकार। सीमा विवाद पर नेपाल भी बातचीत को तैयार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं राजश्री आपके साथ। और अब जबकि 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण पूरा होने वाला था, 5वां चरण शुरू होगा या नहीं, इसे लेकर महाबैठकों का दौर जारी है। और इस दौर में क्या कुछ हो रहा है हम आपको ये भी बताएंगे और साथ ही ये भी दिखाएंगे कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो लॉकडाउन को पूरी तरह से समाप्त करने का मूड बना चुके हैं। कौन ऐसे राज्य हैं जो सरकार को अभी ये कहना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन थोड़ी सहूलत के साथ रखी जा सकती है। और इसके अलावा आर्थिक आज़ादी को लेकर कैसी बात कही है राज्यों ने, जो कि गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को बताई है। हम आपके सामने पूरी खबर रखेंगे। बहुत दिनों से नहीं दिख रहे गृह मंत्री अमित शाह आज नमूदार हुए और सभी मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बात की है और पीएम मोदी से उसके बाद मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या कुछ रहा है हम आपके सामने ये भी रखेंगे। इस बीच हम आपको बता दें कि अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जानी शुरू हो गई थी और इसका सफाई भी गृह मंत्रालय ने दिया था। गौरतलब है कि इस वक्त सबसे ज्यादा भूमिका यदि किसी मंत्रालय की है तो वो गृह मंत्रालय की ही है। और ऐसे में अमित शाह कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, जिससे जाहिर सी बात है कि कई तरह की आशंकाओं ने, कई तरह के अटकलों ने जन्म ले लिया था। लेकिन अमित शाह ने क्यों ऐसा किया था हम आपके सामने ये भी खबर रखेंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दावा किया है कि लॉकडाउन को 15 दिन बढ़ाया जा सकता है। किस आधार पर सावंत ये बात कह रहे हैं ये भी आपके सामने होगा। लेकिन जो छूट मिल रही है वो क्या जारी रहेगी, ये बड़ा सवाल है कि लॉकडाउन 5 में क्या कुछ और छूट मिल सकती है या जितनी छूट अभी मिल रही है उसी के साथ लॉकडाउन 5 जारी रहेगा और यदि ये शुरू हो रहा है तो कब तक चलेगा। हम आपके सामने ये पूरी तफसील आज रखेंगे। इस बीच अगर हम कोरोना संक्रमितों की बात करें तो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन हो या फिर छूट या फिर तमाम कोशिशें, इन सब के सामने बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कोरोना को इससे कोई रोकने में इससे कोई सहूलियत मिल पाई थी या नहीं। अभी ये जांचने का काम तो आगे आने वाले वक्त में होगा। लेकिन फिलहाल यदि आंकड़ों की हम बात करें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खासकर दिल्ली में भी मामलों में बहुत तेजी देखने को मिल रही है, जिससे पड़ोसी राज्यों के पसीने छूट गए हैं। और यूपी ने जहां पहले ही दिल्ली से लगती सीमाओं को अब सील कर दिया था, तो वहीं हरियाणा ने एक बार फिर से रास्ता बंद कर दिया है। यूपी और हरियाणा ने का बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली से लगता है और दिल्ली एनसीआर जिसको कहा जाता है अब एक तरह से पूरी सील है। वो हरियाणा का कहना है कि दिल्ली के कारण राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जो कि वो बर्दाश्त नहीं करेगा और इसलिए जाहिर सी बात है कि बॉर्डर को सील करना पड़ेगा। लेकिन बॉर्डर सील करने से आम लोगों की मुश्किलों में बेहद इजाफा हो गया है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, किस आधार पर ये सीलिंग हुई है और इसके साथ साथ दिल्ली की बात चल रही है तो बढ़ती गर्मी में दिल्ली वालों को कैसे पानी की कमी हो गई है
ये भी बताएंगे, और जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण के भय को, सोशल डिस्टेंसिंग की बात को भी वो पीछे छोड़कर भीड़ में खड़े होने को मजबूर हुए। उधर प्रवासी मजदूरों पर छिड़ी सियासत के बीच योगी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक मारा है। कोरोना महामारी के दौर में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में 11 लाख से भी अधिक प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का ऐलान किया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने इंडस्ट्री के साथ कई समझौते किए हैं। योगी सरकार ने स्किल मैपिंग से हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना को आगे बढ़ाया है, ऐसा उसने दावा किया है। किस आधार पर ये किया जा रहा है और किस लिए ये किया जा रहा है और कितना इसे अमल में लाया जा पाएगा, इसकी पूरी पड़ताल हम आपके सामने रखेंगे। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि जहां प्रवासी मजदूरों की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं, इसी बीच रेलवे ने एक बड़ी ही बेदर्द, जिसको कहा जाए, निर्देश दिया है। और इस अपील में रेलवे ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रहे श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिलाओं और बच्चों को सफ़र नहीं करना चाहिए और महिलाएं और बच्चे इस ट्रेन से सफ़र न करें। इस तरह की बातों से कितना दिल टूटता है और क्या ये समझा जाए कि तमाम विभाग इस महामारी के दौर में कहीं ना कहीं असंवेदनशील होते जा रहे हैं, हम इसकी भी जांच करेंगे। उधर लॉकडाउन के बीच बिहार में राजनीति बहुत गर्म है। गौरतलब है कि बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर में, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब तरह तरह के करतब वहां शुरू हो गए हैं। आरजेडी ने राजनीति को धार देना शुरू किया है। इसके पहले बीजेपी ने हर घर तक पहुंचने की बात कह के आगे बढ़ने की कोशिश शुरू कर दी थी, और अब कैसे आरजेडी ने अपनी सियासत शुरू की है हम आपको दिखाएंगे। उधर ट्रिपल मर्डर के पीड़ित परिवार से मिलने गोपालगंज जा रहे तेजस्वी और राबड़ी देवी को पुलिस ने पटना में रोका, लेकिन क्या माहौल बना हम आपके सामने ये रखेंगे। इन तमाम खबरों के बीच हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कोरोना के कारण जैसे आम जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर हो गया है, लेकिन तमाम सरकारी काम अपनी गति से कितना आगे बढ़ पा रहे हैं, ये जांचने का काम आज हम करेंगे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि सभी काम पर लौटें और मंदिरों को भी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस के साथ वो खोलने की बात कर चुकी हैं ममता बनर्जी। तो क्या शर्तें हैं उनकी, ये भी आपके सामने होगा। उधर कोरोना काल के बीच मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है। संसद से मंजूरी मिलते ही इसे अमल में लाया जाएगा। इस शिक्षा नीति में क्या क्या रखा गया है हम आपके सामने ये रखेंगे, और ये खबर आपके लिए है और आपके बच्चों के लिए है, हमारे भविष्य के लिए है, तो ज़रूरी है इसको आपके लिए देखना। तो आप इस खबर को ज़रूर देखें। इस बीच देश टिड्डियों के आतंक से परेशान है। कई राज्यों में टिड्डियों के दल ने भारी तबाही मचाई है और लाखों एकड़ फसल को नुकसान पहुंचाया है, जो कि अपने आप में एक बड़े खतरे की निशानी है। और अगर किसानों की हालत आप देखें तो किसान एक तरफ कोरोना महामारी से, गर्मी से पीड़ित था, और इसी बीच अब इस तरह की बातें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसानों की जो भविष्य है उस पर तरह तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानसूनी हवाओं के साथ दोबारा टिड्डी दल का हमला हो सकता है। देश के भीतर कई मोर्चों पर जूझ रही सरकार के लिए ये भी एक बड़ी समस्या हो सकती है, और इतने ही नहीं, सीमाओं पर और मुश्किलें बढ़ रही हैं और मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चीन और नेपाल के साथ तनातनी जारी है। इस बीच भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे को नकार दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सीमा विवाद को लेकर पीएम मोदी अच्छे मूड में नहीं है। गौरतलब है कि ट्रंप का ये बयान आया था। हालांकि ट्रंप की बातों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ट्रंप कहीं न कहीं जरूर चाहते हैं कि चीन और भारत के बीच तनातनी बढ़ता रहे ताकि अमेरिका को इसका लाभ मिले। भारत की ओर से क्या कहा गया है इस पूरे मसले पर हम आपके सामने रखेंगे। उधर राहुल गांधी ने भी चीन के साथ विवाद पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि सरकार को देश को बताना चाहिए कि सही स्थिति आखिर क्या है। उधर नए नक्शे को अपने ही देश की संसद ने मंजूरी नहीं दिला पाने के बाद नेपाल भारत से बातचीत को तैयार है, और बातचीत किन शर्तों पर होगी ये भी एक अहम मसला होगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पहले विश्वास बहाली ज़रूरी होगी दोनों देशों के बीच, और इसके बाद ही कोई बात संभव हो पाएगी। तो क्या शर्तें होंगी भारत की ओर से नेपाल के साथ बातचीत की, हम आपके सामने रखेंगे, और किस तरह का ये विवाद है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इन तमाम खबरों के अलावा हम आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की भी बात करेंगे, और ऐसे सितारे की भी जो हमारे लिए
लिए बेहद अहम है, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे इतिहास के लिए एक चमकता हुआ सितारा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, इसे लेकर मंथन का दौर जारी है। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह बहुत दिनों के बाद सबके सामने आए और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बात की। तो शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बैठक के निष्कर्ष के बारे में बताया। 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्रियों से बातचीत में मिले फीडबैक को शाह ने प्रधानमंत्री के साथ साझा किया और फिर आगे की रणनीति पर बात की। कई राज्यों ने लॉकडाउन जारी रखने को कहा है, मगर वो धीरे धीरे हालात भी सामान्य करना चाहते हैं। राज्य विशेष रूप से और अधिक आर्थिक आजादी की मांग कर रहे हैं। उधर खबर है कि सरकार 31 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को मौजूदा शर्तों के साथ ही 15 दिन और बढ़ाएगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बयान दिया है कि उनका कहना है कि देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की ही जरूरत है। सावंत ने इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से टेलीफोन पर बातचीत भी की थी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में कई राज्यों ने दोहराया कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि ये राज्य आर्थिक गतिविधियों को लेकर व्यापक छूट भी चाहते हैं। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा कोरोना से लड़ाई की आगे की रणनीति भी जानी। इस बैठक से मिले फीडबैक को अमित शाह ने पीएम मोदी के साथ साझा किया। मुझे लगता है कि लॉकडाउन जिस स्थिति में है उस स्थिति से आगे 15 दिन तक 15 जून तक बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है एक 2-3 चीज़ रिलैक्सेशन देना चाहिए। 2-3 एक्टिविटी बंद हैं, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जिम्स, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। हमारी कोशिश यही है कि हमारी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से, देखते हैं MHA की गाइडलाइन के हिसाब से जो कुछ आता है। कुछ राज्यों में कोरोना वायरस से हालत बेहद गंभीर है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में मामले ज्यादा हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां अभी तो केस कम है, मगर ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। असम में पिछले 4 दिन में मामले कई गुना बढ़ गए। लॉकडाउन पूरी तरह खोलने से हालात कहीं बेकाबू न हो जाए, इसलिए राज्य अभी थोड़ी रियायतों के साथ लॉकडाउन जारी रखना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ रियायतों की मांग भी की है, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रेस्टोरेंट, जिम का खुलना शामिल है। नहीं, मुझे लगता है कि सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की राय लेकर ही कोई फैसला आगे लेना चाहिए और उससे आसानी भी होती है कोई आदेश को लागू करने में। तो मुझे लगता है कि जो राज्य सरकारें अपनी राय दी होंगी उसके हिसाब से केंद्र सरकार का फैसला आएगा। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ाने का फैसला होता है तो माना जा रहा है कि सरकार काफी हद तक छूट दे सकती है। सरकार का फोकस उन शहरों पर होगा जहां कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं। इनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता शामिल है। स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रहने के ही आसार हैं। सैलून खुल चुके हैं। अब जिम, मेट्रो सेवा और शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला भी राज्य सरकारों के हाथ में दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर लॉकडाउन 5 का ऐलान होगा या पाबंदियों को उठा लिया जाएगा, इसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अभी मंथन कर रहे हैं। राज्यों से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। इस बीच कोरोना से निपटने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए 2 अहम पैनलों ने लॉकडाउन को और आगे न बढ़ाने की सिफारिश की है। हालांकि कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में पाबंदियों को बरकरार रखने की सिफारिश की जा रही है। इन दोनों पैनलों ने लॉकडाउन से निकलने के लिए एक एग्जिट स्ट्रैटेजी को पेश किया है। इसमें सिफारिश की गई है कि बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में पाबंदियों को तो जारी रखा जाए और जरूरत पड़े तो ज्यादा सख्ती भी की जाए, लेकिन बाकी जगहों से लॉकडाउन उठा लिया जाना चाहिए। खबरों के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और धार्मिक संस्थानों को छोड़कर लॉकडाउन से जुड़ी सभी पाबंदियों को हटाने की सिफारिश की गई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अभी नहीं शुरू करने की सिफारिश भी की गई है। सरकार ने मार्च में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए 11 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया था। मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े पैनल की अगुवाई की जिम्मेदारी नीति आयोग के सदस्य विनोद पॉल को दी गई। वहीं अस्पतालों की उपलब्धता, आइसोलेशन और क्वारंटीन सुविधाओं, बीमारी की निगरानी, टेस्टिंग और इलाज से जुड़े पैनल का प्रमुख ऊर्जा सचिव CK मिश्रा को बनाया गया। इन्हीं दोनों पैनलों ने लॉकडाउन से एग्जिट प्लान की रणनीति के तहत सरकार को अपनी सिफारिशें भेजी हैं।
तो देश में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आ रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के 7,466 नए मामले सामने आ गए हैं और 175 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,65,799 हो गई है, जबकि 4,706 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 4,000 लोग ठीक तो हुए हैं, लेकिन अभी भी शक की सुई है। अब तक ठीक होने वालों की संख्या 71,000 है। कुल एक्टिव केसों की संख्या करीब 90,000 है, जो कि एक चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली, जहां लोगों को आय के अच्छे साधन, रहने की अच्छी व्यवस्था की वजह से जीवन सुरक्षित लगता था, वहीं कोरोना वायरस के संकट के बीच लोग दिल्ली से ही डर गए हैं। खौफ का ऐसा माहौल है कि आसपास के राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने तो अपनी सीमाएं ही सील कर दी हैं दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली फिलहाल कोरोना से लड़ने को कितनी तैयार है, ये बात अलग है, लेकिन फिलहाल इससे पड़ोसी राज्य खौफ में है और बॉर्डर सील होने से अब लोगों को और अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिन से दिल्ली में कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े सामने आए और पड़ोसी राज्यों को लगता है कि बॉर्डर खुला होने से उनके यहाँ भी संक्रमण तेजी से फैलेगा। यूपी और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्य दिल्ली से डरे हुए हैं। इन राज्यों के डरने की वजह दिल्ली में तेजी से फैलता कोरोना है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1,024 केस सामने आए हैं, जो एक दिन में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 16,281 हो गई है। पॉजिटिव मरीजों के मामले में दिल्ली अब गुजरात को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहली बार 19 मई को दिल्ली में एक दिन में 500 नए संक्रमण पाए गए थे। उसके बाद से अब तक औसतन हर दिन मरीजों की संख्या में उछाल देखा जा रहा है। अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि सर हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा, जबकि सबसे बड़ी बात ये है कि सब जा रहे हैं सर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब जा रहे हैं, लेकिन पैदल जाने वालों और साइकिल जाने वालों को ही रोका जा रहा है। सर सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है। अब जो ऐसे आज से एकदम मतलब पूरे एकदम रोकथाम कर दिया। अब मैं 5 बजे से चला हूँ उधर ये कपासड़ा बॉर्डर से, और वहाँ से आके मैं यहाँ पर स्थगित हुआ हूँ, कहीं भी जाने नहीं दे रहे। 59,546 मामलों के साथ महाराष्ट्र और 19,372 केस के साथ तमिलनाडु ही दिल्ली से आगे हैं। गुजरात अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जहां 15,572 पॉजिटिव मरीज हैं। दिल्ली में तेजी से बढ़ते मरीजों की संख्या के कारण ही यूपी और हरियाणा जैसे राज्य डरे हुए हैं। यूपी ने गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर को सील कर दिया है। दिल्ली नोएडा का बॉर्डर लगातार 3 मई के बाद से बंद है, जबकि गाजियाबाद के बॉर्डर को कुछ दिनों के लिए खोला गया था, लेकिन कोरोना मामलों में इजाफे के बाद इसे दोबारा बंद कर दिया गया है। ऐसा ही हरियाणा में किया गया है। 15 मई को गुड़गांव फरीदाबाद की सीमाएं खोलने का ऐलान किया गया, लेकिन अब बॉर्डर फिर से सील कर दिए गए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि दिल्ली की वजह से उनके यहाँ केस बढ़े हैं। यूपी और हरियाणा द्वारा दिल्ली बॉर्डर सील करने का मतलब है कि दिल्ली का कोई शख्स इन राज्यों में दाखिल नहीं हो सकेगा और ना ही इन राज्यों से दिल्ली में एंट्री कर सकेगा। इस फैसले की वजह से लोगों को नौकरी पर जाने में परेशानी हो रही है। बॉर्डर पर भी लंबा जाम देखने को मिल रहा है, लेकिन कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी और हरियाणा की सरकारें अपने फैसले को सही ठहरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना से लड़ाई के बीच एक अच्छी खबर भी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों में से 6 राज्य ऐसे हैं जहां ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों से कहीं ज्यादा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से हैं। इनमें से तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी और आंध्र प्रदेश में जितने मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनसे ज्यादा ठीक हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 66%, राजस्थान में 60% और उत्तर प्रदेश में 59% मरीज ठीक हो चुके हैं। यहाँ भी महाराष्ट्र 31% के साथ सबसे नीचे
है, लेकिन तेजी से उसमें सुधार हो रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। बंगाल में 1 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दी गई है। सीएम ममता बनर्जी ने ये मंजूरी दे दी है। हालांकि एक बार में केवल 10 लोगों को ही प्रवेश देने की बात कही गई है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन करना जरूरी होगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर कोरोना इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो मंदिरों और मस्जिदों को बंद रखने का क्या मतलब है। ममता बनर्जी ने एक और बड़ा ऐलान किया है। ममता ने कहा कि 8 जून से राज्य में सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे, तमाम एहतियात के साथ। उधर कोरोना लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की तकलीफों ने केंद्र और राज्य सरकारों को अंदर से हिलाकर रख दिया है। प्रवासी श्रमिकों की मुश्किलों ने पूरे देश का ध्यान खींचा। उनके दुख, दर्द और बेबसी ने लाखों आंखें नम कर दी। इतनी दिक्कतें झेलने के बाद भी मजदूरों को उनका हक नहीं मिला, मगर यूपी सरकार ने अब इस दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम उठाया है। योगी सरकार ने एक नई योजना बनाई है। इसके तहत घर वापस लौटे कुशल श्रमिकों को अब राज्य में ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा और इसके लिए सरकारी कोशिशें शुरू हुई हैं। इसके तहत यूपी सरकार तमाम औद्योगिक संस्थाओं के साथ समझौता कर रही है। एमओयू साइन करने की शुरुआत भी हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश में लंबे लॉकडाउन से बड़ी आबादी प्रभावित है। इनमें भी प्रवासी कामगार और श्रमिकों की संख्या काफी अधिक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लौट रहे सभी मजदूरों को घर में ही रोजगार देने की मुहिम छेड़ दी है। यूपी सरकार की योजना सभी को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार प्रदेश में ही रोजगार देने की है। इसके अंतर्गत योगी सरकार औद्योगिक संस्थाओं के साथ एमओयू साइन करेगी। कुछ के साथ तो समझौता भी हो गया है। इस प्रयास से 11,50,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती और नार्डेको जैसी संस्थाओं ने अपनी रुचि दिखाई है। रुचि दिखाने के साथ ही इन्होंने लगभग आज हमें यहाँ पे 11 लाख कामगार और श्रमिकों को उपलब्ध कराने की एक सूची हमें उपलब्ध कराई है कि इतने लोगों को ये लोग व्यवस्थित रूप से अपने अलग अलग उद्यम में, अलग अलग फील्ड के कार्यों में रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। योगी सरकार इस कठिन दौर में हर हाथ को काम मिले की नीति पर काम कर रही है। योगी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर में काम के बड़े अवसर निकाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घर वापस लौटे 26 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने का वादा किया है। इसी योजना को मूर्त रूप देने के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारी हो रही है। वादे के मुताबिक सरकार उनके पुनर्वास में जुटी है और रोजगार के साथ साथ आवास और बुनियादी सुविधाएं भी जल्द से जल्द देने का प्रयास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि अब तक 27 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक हमारे प्रदेश में आ चुके हैं, जिनकी सूची भी तैयार हो रही है और उनको प्रदेश में सकुशल, सुरक्षित और उनकी हेल्थ की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए आर्थिक उनको 1,000 रुपए का लाभ देते हुए कार्रवाई की जा रही है। इस करार से प्रदेश में 11,50,000 श्रमिकों और कामगारों को फायदा मिलेगा। रियल एस्टेट में 2.5 लाख, इंडस्ट्री एसोसिएशन में 5 लाख, लघु उद्योगों में 2 लाख और CII के जरिए 2 लाख श्रमिकों और कामगारों को रोजगार मिलेगा। योगी सरकार बाहरी राज्यों से लौटे श्रमिकों और मजदूरों का ब्यौरा भी तैयार कर रही है। स्किल मैपिंग के बाद इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिस दौरान उन्हें ट्रेनिंग भत्ता भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो यूपी की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर। यूपी का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सियासी कुनबा क्या फिर से एक होने वाला है? क्या मुलायम सिंह यादव का कुनबा एक बार फिर से साथ आएगा? पिछले 1 साल से ये सवाल सूबे के सियासी गलियारों में खूब मचल रहा है। इस साल होली पर जब सफाई में चाचा भतीजे का मिलन हुआ तो लगा कि दूरियां अब नजदीकियां में बदल जाएंगी, लेकिन अखिलेश यादव की सहमति नहीं बन पाई। लेकिन अब जबकि शिवपाल की विधानसभा सदस्यता के खिलाफ दी गई अर्जी वापस लेने पर स्पीकर ने मुहर लगा दी है, ऐसे में एक बार फिर से ये चर्चा गर्म है कि क्या चाचा और भतीजा एक हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने समाजवादी पार्टी की उस गुजारिश को मान लिया है जिसमें पार्टी ने शिवपाल यादव की सदस्यता के खिलाफ दी गई अर्जी वापस लेने की अपील की थी।
सपा नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने दल परिवर्तन के आधार पर शिवपाल यादव की विधानसभा से सदस्यता समाप्त करने की याचिका दी थी, लेकिन 23 मार्च को राम गोविंद चौधरी ने कहा कि याचिका पेश करते वक्त कई जरूरी दस्तावेज और सबूत नहीं सौंपे गए थे, इसलिए अर्जी को न सुना जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपील को स्वीकार कर लिया। 2017 में शिवपाल यादव ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जसवंत नगर सीट से निर्वाचित हुए थे, लेकिन एक साल बाद ही 2018 में उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया नाम से अलग पार्टी बना ली थी। अखिलेश यादव के साथ मनमुटाव के चलते शिवपाल ने सपा का दामन छोड़कर अलग रास्ता चुन लिया था, लेकिन हालिया घटनाक्रमों के बाद एक बार फिर उनके घर वापसी की उम्मीदें जग गई है। वैसे इन खबरों को अफवाह बताते हुए शिवपाल कई बार खारिज भी कर चुके हैं, लेकिन याचिका वापस लेने के समय पर गौर करें तो कयासों को बल मिलता है। होली में अखिलेश और शिवपाल के मिलने के 2 हफ्ते के अंदर ही सपा ने अर्जी से कदम पीछे खींच लिए। 2016 में शुरू हुए यादव परिवार के घमासान के बाद इस साल होली में पहली बार यादव कुनबा सैफई में जुटा था। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और शिवपाल एक मंच पर आए थे। इससे पहले पिछले साल सितंबर में भी अखिलेश और शिवपाल के बीच गतिरोध खत्म होने के संकेत मिले थे, जब अखिलेश यादव ने कहा कि शिवपाल का घर में स्वागत है, अगर कोई समाजवादी पार्टी में आना चाहे तो आंख बंद करके शामिल कर लेंगे। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के समय से ही मुलायम सिंह यादव के परिवार में बिखराव शुरू हो गया था। इस टकराव का नतीजा ये हुआ कि शिवपाल को सपा से बाहर होना पड़ा और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। लोकसभा चुनाव 2019 में शिवपाल ने भतीजे अक्षय यादव के खिलाफ फिरोजाबाद से ताल ठोकी थी। शिवपाल ने अक्षय के वोट काटकर बीजेपी को जिता दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बात लॉकडाउन के बीच बिहार में जारी राजनीति की करते हैं। कोरोना का संकट जल्द जाने वाला नहीं है, अब तो ये साफ हो चुका है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो ऐसी कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी सियासत को भी जिंदा रखें। सरकार अब कह चुकी है कि कोरोना के साथ ही जीना है। इसके बाद एक बार फिर से जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने की कोशिश में है। अब तक कोरोना संकट के कारण राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम तमाम ठप पड़े थे, लेकिन राजनीति की जो रफ्तार सुस्त पड़ी थी उसने एक बार फिर से अपनी तेजी लेनी शुरू की है। बिहार में सियासी हलचल की तस्वीरें दिखने लगी हैं। लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पटना से गोपालगंज के लिए रवाना हुए। हालांकि उनके घर से बाहर निकली गाड़ी को पुलिस ने रोक दिया और 3 घंटे तक ये तमाशा चलता रहा। गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था। जेडीयू विधायक अमरिंदर पांडे इसके मुख्य आरोपी हैं। इस घटना से नाराज तेजस्वी यादव ने गोपालगंज जाने का ऐलान किया था। आरजेडी नेता जेपी यादव के घर में घुसकर बदमाशों ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर केस को लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आरजेडी नेता जेपी यादव के घर पर हुए हमले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के साथ गोपालगंज कूच करने के लिए राबड़ी देवी के घर से निकले तो उनके काफिले को पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव भी उनके साथ थे। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सरकार हमें रोक रही है तो समझिए सरकार अपराध की जननी है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गोपालगंज जाना चाहते हैं, लेकिन हमें रोका जा रहा है, जबकि बिहार में अपराधियों को सरकार ने खुली छूट दे रखी है। अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो पीड़ित है, हम न्याय के लिए उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। गुंडा का सरकार है, गुंडा लोग कर रहा है सरकार के संरक्षण सरकार दे रही है। विपक्ष के नेता को रोकने का काम करे। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, सरकार को काम है जवाब देना। तो सरकार तो संरक्षण दे रही है गुंडा लोग का, और गुंडा का सरकार है। इससे पहले राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के करीब 65 विधायक शामिल हुए। इस बैठक में तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों के साथ मामले को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। उसके बाद काफिला गोपालगंज के लिए निकला। इस पूरे मामले के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती दिखी। पटना पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से किसी राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव के काफिले को रोका गया। गोपालगंज रेड जोन का जिला है। किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि प्रतिबंधित है, उसी को प्रतिबंध करने के लिए हम लोग यहाँ पर सारी व्यवस्था लेकर हैं मौजूद हैं। और एक जिला से दूसरे जिला जाने का परमिशन नहीं मिला है, अनुमति नहीं मिली है।
उसी को हम लोग अक्षरशः पालन करवाएंगे। अनुमति जब नहीं मिली थी तो उससे अवगत कराया गया था और आज सुबह ही हम लोगों ने बता दिया था कि आपको अनुमति नहीं मिली है। अनुमति को लेकर नोटिस भी घर पर लगाया गया। अगर किसी मानक का उल्लंघन होता है तो हम लोग जांच करेंगे, जांच करके जो भी उचित लगेगा आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी अवश्य की जाएगी। गोपालगंज तीरे हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव लगातार जेडीयू के विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर 24 घंटे में आरोपी जेडीयू विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो अपने विधायकों के साथ गोपालगंज में आंदोलन करेंगे। उन्होंने सीएम नीतीश पर जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को संरक्षण देने का सीधा आरोप भी लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज निधन हो गया। बीते 9 मई को कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। 74 साल के जोगी की 20 दिन में तीसरी बार दिल का दौरा पड़ने के बाद हालत गंभीर हो गई थी। अजीत जोगी 9 मई से कोमा में थे। इमली का बीज गले में अटकने की वजह से उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा था। अलग छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी अपने अंतिम समय में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। उन्होंने ही इस पार्टी का गठन किया था। हालांकि इससे पहले उन्होंने कांग्रेस में लंबी पारी खेली थी। आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए जोगी राज्य विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य रहे। बतौर आईएएस अजीत जोगी 1974 से 1986 तक सीधी, शहडोल, रायपुर और इंदौर में कलेक्टर रहे। 1986 में राजीव गांधी के कहने पर अजीत जोगी ने कलेक्टर की नौकरी छोड़ी और कांग्रेस से राजनीतिक सफर की शुरुआत कर ली। बाद में उन्होंने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस बनाई। सीधे लिए चलते हैं सरकार के उस एक अहम फैसले की ओर जो कि हमारे भविष्य पर असर डालने वाला है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति का वादा था। दूसरे टर्म के पहले 1 साल में पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन इस बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हो गया है और इसके संसद से मंजूरी मिलने का इंतजार है। नए मसौदे को लेकर देश के अलग अलग वर्गों, अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों समेत करोड़ों लोगों की राय ली गई है। इसमें क्या खास बात होगी, क्या रहेगा, क्या हटा दिया जाएगा, हम आपको ये बताते हैं और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इस नई शिक्षा नीति में संघ के विचारों का प्रमुख प्रभाव दिखेगा। साथ ही इतिहास में बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हो गया है। संसद से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के मुताबिक दुनिया में इतने बड़े विचार विमर्श के बाद यह पहली शिक्षा नीति होगी। इसमें करोड़ों लोग शामिल हुए हैं। गांव पंचायत, शिक्षाविदों, राजनेताओं, वैज्ञानिकों, छात्र और अभिभावकों से भी राय ली गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि भारत कभी विश्वगुरु था। यहाँ के तक्षशिला और नालंदा दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से रहे हैं। हमारा लक्ष्य उसी सम्मान को दोबारा हासिल करना है। नई शिक्षा नीति में उसी की आधारशिला रखी जाएगी। नई शिक्षा नीति विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी। भारत की सांस्कृतिक विरासत इसका आधार होगा। इसका मकसद एक नए भारत का निर्माण करना होगा। इस मिशन को स्वस्थ, स्वच्छ, सशक्त और श्रेष्ठ भारत नाम दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि बच्चे देश भविष्य है, इसलिए इनको अच्छी शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि कोरोना संकट के बीच ऑनलाइन एजुकेशन का दायरा काफी बढ़ा है। ऑनलाइन शिक्षा को काफी मजबूत बनाया गया है और स्वयंप्रभा चैनल दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा प्लेटफॉर्म बन गया है। इसके अलावा दीक्षा और ई पाठशाला जैसे प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद है। जहां इंटरनेट की समस्या है, वहां रेडियो और दूरदर्शन के जरिए लाखों छात्र ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ रहे हैं। इसका फायदा दूरदराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर देश में 26 साल बाद टिड्डी दलों के सबसे भयानक हमले से लाखों एकड़ की फसलें बर्बाद हो गई हैं। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में टिड्डी दलों के हमले हो रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। यूएन के खाद्य और कृषि संगठन ने जुलाई में दोबारा टिड्डी दलों के हमले की आशंका जताई है, जो भारत के लिए बेहद चिंताजनक है। आमतौर पर भारत में टिड्डी जून के महीने में आते हैं और गर्मियों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इस बार टिड्डियों का दल अप्रैल महीने में ही भारत में प्रवेश कर गया है। जानकारों का मानना है कि बरसात शुरू होने तक ये भारत में आते रहेंगे। अलग अलग राज्यों में टिड्डियों के हमले से पिछले साल दिसंबर से अब तक करीब 10 से 15 लाख एकड़ की फसल को नुकसान पहुंचा है, जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से
अभी तक लगभग 1 लाख एकड़ कपास, दलहन, तिलहन और गर्मी में पैदा होने वाले सब्जियों और फलों की पैदावार टिड्डी हमले की भेंट चढ़ चुका है। जिला प्रशासन द्वारा पता चला कि जो है टिड्डियों का हमला हुआ है हमारे देश में, तो वो ये फसल के उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि हम लोग रातों दिन जो है पहले से अलर्ट हैं ताकि कोई जो है दिक्कत ना आए फसलों में। टिड्डियों के पता चला कि टिड्डियाँ यहाँ आ रही हैं, इसलिए हम उसके बचाव के लिए यानी कि इतनी भीड़ इकट्ठा कर रखा है कि यहाँ पे कोई टिड्डी आए ना। यहाँ पे सुनाई ये पड़ रहा है कि पाकिस्तान से बहुत सारी टिड्डियाँ यहाँ पे आई हुई हैं, जो अभी परसों की ताज़ा खबर है कि झांसी पार कर गई हैं। तो हम लोग पहले से इसके लिए सतर्क हो रहे हैं, किसान भाई सब लोग। अप्रैल के हमलों का फसलों पर ज्यादा असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अधिकतर जगह फसल कट चुकी थी और खेतों में बुआई नहीं हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक करीब 8 करोड़ टिड्डियां भारत में प्रवेश कर चुकी है। ये 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 35,000 लोगों के हिस्से का अनाज खा सकती हैं। पाकिस्तान के रास्ते भारत की सीमा में घुसा टिड्डी दल राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड समेत कई राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है। इन टिड्डी दलों से भारत में करोड़ों रुपए की फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। सबसे खतरनाक चेतावनी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने दी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने टिड्डी दलों के बिहार, ओडिशा तक पहुंचने की चेतावनी देने के साथ ही मानसूनी हवाओं के साथ जुलाई में दोबारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान लौटने की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। और कहते हैं कि मुसीबत अकेले नहीं आती, और यही आज के हाल में दिख रहा है। महामारी के बाद आर्थिक मंदी, अब इन टिड्डियों की मार, और हमारे किसान इतने बेबस कि उनके पास इनसे बचने का कोई सशक्त उपाय ही नहीं है। उधर केवल भारत की चिंता यही नहीं है, बल्कि सीमा पर भी लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, और इसका फ़ायदा अमेरिका उठाना चाह रहा है। अमेरिका को सुपर पावर का दर्जा हासिल है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक महाशक्ति होने के साथ ही वहाँ के राष्ट्रपति को भी मुख्य तौर पर ही सही विश्व के सर्वोच्च नेताओं में गिना जाता है। तमाम वैश्विक फैसलों में अमेरिका का सीधा दखल भी होता है, इसमें कोई शक नहीं। ज़्यादातर मुद्दों में उसकी राय को जगह भी मिलती है। बराक ओबामा के राष्ट्रपति बने रहने तक अमेरिका की हैसियत विश्व बिरादरी में काफ़ी ऊंची थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से स्थितियां काफ़ी बदली हैं। न सिर्फ कई मित्र देशों के साथ अमेरिका के मतभेद सामने आए हैं, बल्कि कई वैश्विक मुद्दों पर भी उसकी किरकिरी हुई है। भारत को लेकर भी ट्रंप का रवैया ज़्यादातर लोगों की समझ से परे है। उनके शासनकाल में अमेरिका और भारत के सैन्य और आर्थिक संबंध बेहतर हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कई मौक़ों पर ट्रंप भारत के लिए सिरदर्द भी साबित हुए हैं। ट्रंप बार बार लगातार जम्मू कश्मीर में मध्यस्थता की पेशकश करके भारत के लिए दिक्कतें खड़ी कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भारत चीन सीमा विवाद में मध्यस्थता की पेशकश कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि पीएम नरेंद्र मोदी की उनसे बात हुई है और चीन के रवैये से मोदी काफ़ी नाराज़ हैं, उनका मूड बहुत ख़राब है। अब भारत सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि मोदी और ट्रंप के बीच आखिरी बार 4 अप्रैल को बात हुई थी, जब ट्रंप ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की मांग की थी, और उस वक्त चीन पर कोई बात नहीं हुई थी। भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को भारत ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है और वो चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर अच्छे मूड में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत की ओर से कहा गया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हाल में कोई बातचीत नहीं हुई। आखिरी बार 4 अप्रैल को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को लेकर दोनों नेताओं में बात हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत और चीन के बीच एक बड़ा टकराव चल रहा है। मैं नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हूँ, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। भारत चीन में बड़ा विवाद है। दोनों देशों की करीब 1.4 अरब आबादी है। दोनों देशों के पास ताकतवर सेना है। भारत खुश नहीं है और मुमकिन है कि चीन भी खुश नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर मध्यस्थता की बात दोहराते हुए कहा कि अगर उनसे मदद मांगी जाती है तो वो मध्यस्थता जरूर करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने बुधवार को भी दोनों देशों के बीच सीमा विवाद में मध्यस्थता की बात कही थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की पेशकश पर अपना रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पड़ोसी के साथ मसले का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए कूटनीतिक स्तर पर प्रयास जारी है। दोनों पक्ष तनाव को कम करने में जुटे हैं, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। भारत और चीन के पास कई कूटनीतिक तंत्र मौजूद हैं। किसी भी हालत का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से किया जा सकता है।
भारत ने एक बार फिर दोहराया कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC का उल्लंघन नहीं किया है। भारत चीन के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लद्दाख में हाल ही में गालवन नाला एरिया और पैंगोंग सो झील के पास चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ गया है। LAC के पास कई सेक्टरों में चीन करीब 5000 जवान तैनात कर चुका है। जवाब में भारत ने भी इन इलाकों में जवानों की संख्या बढ़ाई है। इसी महीने दोनों सेनाओं के बीच 3 बार अलग अलग जगहों पर टकराव हो चुका है। अगर भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने हुई तो 2017 के डोकलाम विवाद के बाद ये सबसे बड़ा विवाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर विवाद बढ़ रहा है। दोनों देशों की सेनाओं ने सीमा पर जवानों की संख्या में इजाफा किया है। हालांकि एक तरफ सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हो रही है, वहीं देश में इस विवाद को लेकर राजनीति शुरू हो गई है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि चीन के साथ सीमा पर मौजूदा हालात को लेकर सरकार की चुप्पी से अटकलों को बल मिल रहा है और ऐसे में सरकार को सही स्थिति के बारे में देश को बताना चाहिए। सरकार को सामने आना चाहिए और जो हो रहा है उसके बारे में बात करनी चाहिए। इससे पहले भी राहुल चीन के मुद्दे को लेकर सरकार से कई सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो चीन के बहकाव में आकर नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने नक्शे में बदलाव तो किया, भारत के कुछ हिस्सों को भी अपने उस नक्शे में शामिल कर लिया, लेकिन इस नए नक्शे को वो अपने ही देश की संसद में पास नहीं करा सकी। इससे उसकी सारी हेकड़ी निकल गई और अब वो भारत से बातचीत करने को बेताब है। हालांकि भारत ने साफ साफ कहा है कि इस पूरे प्रकरण से दोनों देशों के बीच विश्वास का संकट पैदा हो गया है और बातचीत के लिए नेपाल को पहले विश्वास बहाली करनी होगी। हालांकि भारत ने संकेत दिया है कि वो पारस्परिक संवेदनशीलता और सम्मान के आधार पर नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत को बिल्कुल तैयार है। नेपाल कालापानी सीमा के मुद्दे पर भारत से विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर जोर दे रहा है और इसके साथ ही नए नक्शे को मंजूरी दिलाने के लिए संविधान में संशोधन की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर भारत का कहना है कि बातचीत के लिए नेपाल को विश्वास और भरोसे का माहौल तैयार करना होगा। नेपाल में KP ओली सरकार नए नक्शे को मंजूरी दिलाने के लिए अब तक संसद में विधेयक पेश नहीं कर पाई है। नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने इस पर और समय की मांग की है, जबकि मधेशी समुदाय का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन में उनकी मांगों का भी समाधान किया जाए। The stand of India is very right that this issue, border issue with Nepal, is receiving considerable attention in Nepal. Nepal's Prime Minister, Mr. Oli, is working under the influence of China. He is trying to act like an agent of China. That is deplorable. इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ भरोसे और विश्वास के माहौल में परस्पर सम्मान की भावना के साथ बात करने को तैयार है। ये एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए रचनात्मक और सकारात्मक प्रयासों की जरूरत है। नक्शा विवाद को लेकर विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला पहले ही 2 बार नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य से मिल चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय में नेपाल के मामलों को देख रहे संयुक्त सचिव नॉर्थ पीयूष श्रीवास्तव भी कई बार आचार्य से मिल चुके हैं और लगातार उनके संपर्क में हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो नेपाल के साथ गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दोस्ताना संबंधों को बहुत अहमियत देता है। भारत और नेपाल सुख दुख के साथी हैं। 8 मई को भारत ने उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का उद्घाटन किया था। इसको लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में दिखाते हुए एक नया नक्शा जारी किया था। हालांकि वो इसे वैधता देने के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव लाने की योजना से पीछे हट गया है। इसके बाद भारत ने संकेत दिया है कि वो पारस्परिक संवेदनशीलता और सम्मान के आधार पर नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और देश की बात के आखिरी पड़ाव पर अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। देश और दुनिया के इतिहास में 29 मई बेहद अहम। साल 1658 में आज ही के दिन मुगल बादशाह शाहजहां के बेटों दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच दिल्ली के तख्त को लेकर सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में दारा शिकोह की हार हुई और औरंगजेब ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा जमा लिया। बाद में औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर दी। 29 मई 1953 के दिन 2 लोगों ने वो कारनामा कर दिया जो अब तक एक सपना ही बना हुआ था। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने इसी दिन एवरेस्ट की बर्फ से ढकी ऊंची और दुर्गम चोटियों पर फतह हासिल की थी। ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले इंसान बने थे।
और साल 2015 में आज ही के दिन यानी 29 मई को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण 1800 लोगों की मौत हो गई थी। और हिंदी सिनेमा जगत और भारतीय रंगमंच के प्रमुख स्तंभों में शुमार पृथ्वीराज कपूर की आज पुण्यतिथि है। पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता मूक फिल्मों से अपना करियर शुरू किया। उन्होंने 1944 में मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। पृथ्वीराज कपूर से ही कपूर खानदान की भी शुरुआत भारतीय सिनेमा जगत में होती है। कुछ एक मूक फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने भारत की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा में मुख्य भूमिका निभाई। आवारा, मुगल आजम, सिकंदर जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। 1972 में उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। भारत सरकार ने 1969 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 29 मई 1972 को मुंबई में उनका निधन हुआ था। पृथ्वीराज कपूर को देखना अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति को देखना है जिसके अंदर तमाम तरह की कलाएं आपको दिख जाएंगी। और यदि अगर आपको कभी ये कल्पना करनी हो कि अकबर कैसा होगा, तो आप पृथ्वीराज कपूर को देखिए। मुगल आजम में आपको लगेगा कि वाकई अकबर ऐसा ही होता था।